Hello everyone, welcome to AI lecture series. This is lecture number 14. Today we'll be learning about logical agents. तो logical agents क्या होते हैं? So ये जो approach है, this approach of AI is one of the classical approaches. इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे हम जो भी actions लेते हैं ये सिर्फ रिफ्लेक्स पे डिपेंड नहीं करता कि हमने कुछ देखा फॉरन एक्शन लिया, इस पे नहीं होता, बल्कि वी हैव सम रीजनिंग. हम जो भी एक्शन लेते हैं उसका कुछ रीज़न होता है कि ये क्यों किया हमने, भाई ये है हमारे पास है. ओके, सो रीजनिंग कैसे करेंगे? तो कैन वी मेक सम लॉजिकल एजेंट्स जिसके पास कुछ नॉलेज रहेगा, और वो नॉलेज और वो जो उसको परसेप्स मिल रहे, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, तो वो इनपुट्स से और नॉलेज बेस के अंदर जो उसके पास पहले से नॉलेज है उसको कंबाइन करके कुछ एक्शन ले. सो कैन वी मेक सच लॉजिकल एजेंट्स? सो ये अप्रोच है लॉजिकल एजेंट्स का. इसमें हम देखेंगे वी कैन यूज सम लॉजिकल टर्म्स, वेरियस लॉजिक्स आर यूज. जैसे प्रेपोजिशन लॉजिक, हम फिलहाल ये चैप्टर में प्रेपोजिशन लॉजिक स्टडी करेंगे. देन वी हैव इससे आगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, तो इसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस. सो लेट अस सी सम डेफिनेशंस फर्स्ट. सबसे पहला नॉलेज बेस्ड एजेंट. तो नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या है? ये द अप्रोच टू इंटेलिजेंस in which reasoning is based on operations contained in the internal representations of knowledge. यानी नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या करेगा? ये रीजनिंग, कुछ इसे कुछ रीजनिंग करना पड़ेगा, कुछ इन्फरेंस करना पड़ेगा, और वो इन्फरेंस क्या करेगा, वो इन्फरेंस कैसे करेगा? कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उसके पास जो नॉलेज बेस पहले से उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. नाउ नेक्स्ट इज नॉलेज बेस. अभी हम देता है नॉलेज बेस. यहाँ पर नॉलेज बेस एजेंट यूज सम नॉलेज बेस. So knowledge base क्या है? It is the main component, we can say central component of knowledge base agent, and it consists of set of sentences. तो इसके अंदर क्या रहेगा? knowledge रहेगा. knowledge will be in the form of sentences. अब sentences are represented in a language called as knowledge representation language. तो अभी हम देखेंगे how to represent those sentences. We are human beings. हम human beings से हम तो हमें language पता है, how do we that things goes into our brain. But how do we impart knowledge, how to construct a knowledge base, how to construct the sentences and put it in the knowledge base, ये एक चीज है. ठीक है ना? Then ask and tell. ये ask and tell क्या है? जो भी new sentence, so new sentences are added to the knowledge base by invoking the operation tell, while a query can be sent to the knowledge base through the operation ask. तो हम लोग ये दो operations use करेंगे, ask और tell. आस्क से हम न्यू सेंटेंसेस ऐड करेंगे नॉलेज बेस में, और टेल से हम नॉलेज बेस के पास क्वेरी सेंड करेंगे. ठीक है? तो वॉट एवर द एजेंट लर्न्स, इट गोज इनटू द नॉलेज बेस, एंड व्हेन वी वांट टू आस्क अ क्वेरी, इट गोज थ्रू दिस आस्क ऑपरेशन. से हम क्वेरी पूछेंगे उसे, और टेल से उसे नॉलेज बेस में हम सेंटेंसेस ऐड करेंगे. ओके, तो प्रोग्रामिंग जो इसमें हम यूज करते हैं, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ डिक्लेरेटिव अप्रोच. एक होता है प्रोसीजरल अप्रोच. सो इन दिस केस वी विल बी यूजिंग डिक्लेरेटिव अप्रोच. नाउ हाउ एजेंट प्रोग्राम वर्क्स. सो द एजेंट प्रोग्राम वर्क्स एज फॉलोज. जैसे हमने इसके पहले देखा, आस्क एंड टेल यूज करता है. ठीक है ना? तो फर्स्ट इट टेल्स द नॉलेज बेस व्हाट इट परसीव्स. सो इसके पास सेंसर्स रहेंगे, तो सेंसर से वो परसीव करेगा, एंड इट टेल्स द नॉलेज बेस इसने क्या परसीव किया, and that gets stored into the knowledge base. Then second, it asks the knowledge base what action it should perform. वो knowledge base से जो प्रोग्राम है, एजेंट प्रोग्राम, वो पूछेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा. उसे बहुत सारे रीजनिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा जो भी नॉलेज बेस के अंदर सेंटेंसेस है. और उसके बाद it asks the knowledge base what action it should perform. And then third पार्ट क्या होगा? द एजेंट प्रोग्राम टेल्स द नॉलेज बेस विच एक्शन वाज चूजन, एंड द एजेंट एग्जीक्यूट्स द एक्शन. तो उसके पास जो एक्चुएटर्स रहेंगे उसे वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा. तो दिस आर द थ्री स्टेप्स वी कैन से. नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस थ्री स्टेप्स वी हैव सम फंक्शंस लाइक मेक परसेप्ट सेंटेंस. तो ये क्या करेगा? इट कंस्ट्रक्ट्स अ सेंटेंस asserting that the agent perceived the given percept at the given time. तो ये मेक परसेप्ट सेंटेंस क्या करेगा? जो परसेप्ट रिसीव हुआ है, जो इनपुट रिसीव हुआ है सेंसर से, उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा. वो चीज उसने रिसीव किया एट दैट पर्टिकुलर टाइम. देन सेकेंड इज मेक एक्शन क्वेरी.
तो इट कंस्ट्रक्ट्स अ सेंटेंस दैट आस्क्स व्हाट एक्शन शुड बी डन एट द करंट टाइम। ये क्वेरी क्रिएट करेगा, वो पूछेगा कि अभी क्या करना है, इस वक्त में क्या करना है। देन फाइनली मेक एक्शन सेंटेंस, इट कंस्ट्रक्ट्स अ सेंटेंस asserting दैट द चूजन एक्शन वाज एग्जीक्यूटेड। तो ये लास्ट में जो इसने क्या एक्शन लिया है, ये एक्शन कौन सा एक्शन सिलेक्ट किया है, ये लास्ट वाला फंक्शन बताएगा मेक एक्शन सेंटेंसेस। Now, in order to understand the working of a knowledge-based agent, we consider the example of a Wumpus world. तो ये Wumpus world एक is a game. ये गेम में क्या वी हैव अ एजेंट, ये हमारा एक एजेंट है। ओके, नाउ ये एजेंट जो है ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है। सो दिस इज अ केव, ये एक केव है। ठीक है, ये केव में देर आर 16 रूम्स, हम बोलेंगे 4x4 का केव है, देर आर 16 रूम्स एंड एजेंट जो है इस पर्टिकुलर 16 रूम में देर आर पिट्स, जिसमें एजेंट गिर के मर सकता है। ये दिस आर द पिट्स एंड देर इज अ वुम्पस, एक ही वुम्पस है, ये वुम्पस है। ठीक है, तो ये एजेंट को ये वुम्पस को मारना है, इसके पास एरो वुम्पस को मारना है और ये पिट से बचना है और ये गोल्ड उसे लेकर बाहर निकल जाना है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाना है। तो दिस गेम is a very excellent example of how we can use the knowledge base, how reasoning can be done by the agent. तो पहले हमें क्या करेंगे, इसका हम PEAS डायग्राम स्टडी करेंगे। तो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है व्हाट रिगार्डिंग दिस गेम। सो इन द PEAS डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे परफॉर्मेंस मेजर, हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, एजेंट को +1000 पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो गोल्ड लेकर जो है केव से बाहर निकल जाएगा, और -1000 पॉइंट्स उसके हो जाएंगे इफ़ इट फॉल्स इन अ पिट, अगर वो किसी पिट में गिर जाएगा या वो वुम्पस उसे खा लेगा, और -1 उसके पॉइंट हो जाएंगे जब कोई भी एक्शन लेता है वो। अभी एक्शन के हम आगे देखेंगे। एंड -10 पॉइंट फॉर यूजिंग ऑफ द एरो। अब वो गेम एंड हो जाएगा आइदर द एजेंट डाइज और व्हेन द एजेंट क्लाइम्स आउट ऑफ द केव, ये दो चीज से गेम एंड हो जाएगा। नाउ रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, अब जैसे आपको बताया एनवायरनमेंट क्या, वो केव है और केव 4x4 ग्रिड के 16 देयर आर 16 रूम्स। सो एजेंट हमेशा स्टार्ट करेगा 1-1 से स्टार्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे जो देखा ना, ये दिस इज 1-1, ये 1-1 एरिया, मतलब हम इसको हर रूम को नंबर दे देंगे, 1-1 है। ठीक है, देन ये 2-1 है, ये 3-1 है, ये 4-1, ऐसे हम नंबर देते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट दिस इज हाउ वी नंबर द रूम्स। देन एजेंट हमेशा 1-1 से स्टार्ट करेगा फेसिंग टू द राइट साइड एंड द लोकेशन ऑफ द गोल्ड एंड वुम्पस आर चूजन रैंडमली विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वो गोल्ड और वुम्पस कहीं भी रह सकते हैं, दे वोंट बी एट द स्टार्ट, वो यहाँ पे स्टार्ट में नहीं रहेगा, वो कहीं भी रह सकता है। And each square other than the start can be a pit with a probability of 0.2. तो स्टार्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट 1-1 है, इट कैनॉट बी अ पिट, मगर उसके अलावा पिट हो सकता है विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2. सो हियर व्हाट वी सी इज देयर आर अराउंड 3 पिट्स एंड 3 पिट्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। देन नेक्स्ट इज द एक्चुएटर, जिससे वो एक्शन लेगा। तो एक्चुएटर में सबसे पहला क्या है, द एजेंट कैन move forward, turn left by 90 degree and turn right by 90 degree. Then the agent dies a miserable death if it enters a square containing a pit or a live wumpus. So agent के पास सेंसर्स हैं, उसे बोर्ड में कुछ नज़र नहीं आएगा, मगर सेंसर्स के थ्रू वो परसीव करेगा क्या सिचुएशन हो सकती है। तो एजेंट को बचना है उस स्क्वायर से जिसमें पिट है और वुम्पस है। If an agent tries to move forward and bumps into a wall, then agent does not move. अभी जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये अगर हम if I draw this particular environment, जैसे मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है this one, and suppose agent is at this point, एजेंट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एजेंट है, उसका फेस राइट की तरफ है। अगर और राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो बम्प करेगा वो, और मतलब वापस आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। ठीक है, द एक्शन ग्रैब कैन बी यूज टू पिक अप द गोल्ड। तो वो ग्रैब एक्शन जो है यूज कर सकता है
अगर उसे पता चले कि भाई यहाँ पे गोल्ड है तो ग्रैब एक्शन कैन बी यूज्ड। और एक्शन वो शूट एक्शन कर सकता है जब उसे पता हो कि उसके आगे जो है वुम्पस है और वो शूट करेगा तो द एरो विल किल द वुम्पस। इन केस इफ वुम्पस इज नॉट देयर तो वो जो एरो है आगे जाके वो लास्ट की जो जहाँ पर भी वो वॉल होगी उसे टकरा के, ठीक है, टकरा जाएगा। एंड द एक्शन क्लाइम एक्शन कैन बी यूज्ड टू कम आउट ऑफ द केव, बट सिर्फ वो वन वन से ही बाहर आ सकता है। सो दिस आर द वेरियस एक्चुएटर्स, द वेरियस एक्शंस व्हिच कैन बी डन बाय द एजेंट। नाउ नेक्स्ट, सेंसर्स। तो एजेंट के पास 5 सेंसर्स हैं, ठीक है। देयर आर 5 सेंसर्स व्हिच गिव सम इंफॉर्मेशन। ये सेंसर्स क्या है? इन द स्क्वायर कंटेनिंग द वुम्पस and in the directly adjacent squares the agent will perceive a stench. Okay, तो उसको stench, जैसे सपोज इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम हियर, वो वुम्पस का डायग्राम अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो एजेंट जो है वो परसीव करेगा stench। अगर सपोज वुम्पस इज एट एनी ऑफ द, किसी भी जगह अगर वुम्पस रहेगा तो उसके एडजेसेंट स्क्वायर में देयर इज अ stench, उसको मतलब एक स्मेल, बैड स्मेल आएगी। नाउ सपोज दिस, मैं इसको रेड से ड्रॉ करता हूँ। सपोज अगर ये वुम्पस यहाँ पर है, ठीक है, इफ द वुम्पस इज एट दिस पॉइंट, अगर वुम्पस यहाँ पर है, ठीक है, तो उसके जो एडजेसेंट स्क्वायर रहेंगे, तो आई एम जस्ट ड्राइंग विद दिस, यहाँ पर स्टेंच हो जाएगा, यहाँ पर स्टेंच होगा, यहाँ पर स्टेंच, यहाँ पर स्टेंच, यहाँ पर स्टेंच। स्टेंच मीन्स बैड स्मेल। तो ये 4 स्क्वायर्स में जो है बैड स्मेल आएगी। वुम्पस नजर नहीं आता मगर उसके जो ये जो एजेंट के सेंसर्स है उसे वो परसीव करेगा कि यहाँ पर स्टेंच है, तो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं वुम्पस है। ओके, देन सेकेंड इज इन द स्क्वायर्स डायरेक्टली एडजेसेंट टू अ पिट द एजेंट विल परसीव अ ब्रीज। नाउ सपोज जैसे अगर यहाँ पर ये इफ वी हैड अ पिट, अगर हमारे पास पिट है यहाँ पर, सपोज इफ देयर इज अ पिट एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ पर पिट है सपोज, ठीक है, ये पिट है, तो ये पिट होने की वजह से इसके जो एडजेसेंट स्क्वायर्स है, इसके जो एडजेसेंट स्क्वायर, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर एडजेसेंट है इसको, तो यहाँ पर ब्रीज होगी, यहाँ पर ब्रीज होगी और यहाँ पर ब्रीज होगी। ऑफ कोर्स अगर यहाँ होता तो यहाँ ब्रीज होती, मगर ये इसकी जो 4 जो स्क्वायर, नॉट डायगोनली बट विच आर एडजेसेंट, it will sense breeze. Then in a square where the gold is, the agent will perceive a glitter। यानी क्या है कि अगर सपोज एजेंट इस पर्टिकुलर स्क्वायर में गया और यहाँ पर अगर गोल्ड होगा, गोल्ड, तो वो उसको ग्लिटर करेगा, ठीक है, ग्लिटर उसको सेंस करेगा, ग्लिटर तो समझ जाएगा उसी स्क्वायर में गोल्ड है। देन व्हेन एजेंट वॉक्स इनटू अ वॉल इट विल परसीव अ बम्प। अभी जैसे मान लो यहाँ पर एजेंट है, इफ आई ड्रॉ द एजेंट हियर, अगर मैं यहाँ पे एजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये अगर हमारे पास एजेंट यहाँ पर है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, राइट की तरफ है, अगर और एक आगे जाएगा तो बम्प वो सेंस करेगा, उसको समझ जाएगा कि यहाँ पर वॉल है, मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। देन फाइनली व्हेन द वुम्पस इज किल्ड इट एमिट्स अ वूफुल स्क्रीम दैट कैन बी परसीव्ड एनीवेयर इन द केव। तो अगर सपोज इफ द एजेंट फायर्स एन एरो, उसने एरो एरो अगर थ्रो किया और अगर हुम्पस को लगा हुम्पस मर जाएगा, तो इट विल स्क्रीम, और वो स्क्रीम हर स्क्वायर में जहाँ भी कहीं भी स्क्वायर सुनाई दे सकती है। तो दिस स्क्रीम इंडिकेट्स द एजेंट हैज, सॉरी, द वुम्पस हैज डाइड, ठीक है, वुम्पस को मार दिया गया। तो इस तरह से ये दिस आर द 5 सेंसर्स। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद how reasoning can be done using logic, let us see what logic is. So logic, it consists of syntax, semantics and reasoning. So syntax, what is the meaning of syntax? So knowledge base consists of sentences. So syntax determines how to represent the sentences. तो सिंटैक्स से हमको ये पता चलेगा कि सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इफ यू वांट टू राइट, हम देखते हैं 1+2, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, यानी सेंटेंस मतलब ये 1+2 इस तरह से लिखते हैं। वी डोंट राइट लाइक दिस +1, 2, ये सही तरीका 1+2 लिखने का नहीं है। सो दिस इज द प्रॉपर वे। तो सेम वे इन केस ऑफ लॉजिक, when we want to express the sentences, that sentences should be represented in a particular way. So syntax defines how to represent those sentences। जैसे हम बोलेंगे ये बराबर है, मगर ये सही तरीका नहीं है 1+2 लिखने का, in general sense। Then we have semantics।
सिमेंटिक्स क्या करेगा, द ट्रुथ वैल्यू, हमने जो सेंटेंस लिखा वो सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो द सेंटेंस माइट बी ट्रू, द सेंटेंस माइट बी फॉल्स। सो सिमेंटिक्स दे डिफाइन करेगा, ये बताएगा कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। देन नेक्स्ट इज मॉडल। Now, if a sentence is true for a particular assignment of the variable, then it is the model for that case. Like if a sentence alpha is true in a model M, we can say M satisfies alpha, or sometimes M is a model of alpha. Let us take this example. तो अगर हमारे पास एक particular sentence है and if we assign some particular value to that variable and if it satisfies, then we can say it is a model of that particular sentence. Like suppose हमारे पास ये है, जैसे हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 3, दिस इज ट्रू। ये ट्रू होगा जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, तो 1 प्लस 2 इज 3। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू फॉर दिस मॉडल, सो वी कैन से दिस इज द मॉडल फॉर दिस सेंटेंस। देन वी हैव वन मोर वैल्यू x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, इसके लिए भी ये मॉडल हो जाएगा, ठीक है। Then we can also have like x equal to 3, y equal to 0, or finally we can have x equal to 0 and y equal to 3. तो ये जितने भी है, these are the models for this particular sentence. This particular sentence is true for all these models. ठीक है, so this is what we say the model representation for model. Then finally we have entailment. So entailment is one of important concept here in logic. So when a sentence alpha follows from another sentence beta, we say alpha entails beta, and it is mathematically written as this alpha, हम इसको ऐसा लिखते हैं entails beta. Okay, so entailment जो है इससे हम inference करते हैं. Okay, we'll do inference using the entailment property. We'll see how we can do inference using entailment. Now here example is given. Okay, now that is in every model in which alpha is true, beta is also true, but converse is of course not true. Like here in this case, a and b entails a or b, but a or b does not entails a and b. See here, we will just I'll explain this example. We have a and we have b, and I will write just a and b here and a or b here. Now with two inputs we can make four combinations, like first both are false, then false true, true false, and finally false true true. So we can make four combinations. Now with respect to and is true when both are true. So this is false, this is false, this is false, this last is true. And in case of OR, even a single is true, output is true. So this is false, rest all are true. Now here we can see the this definition of entailment here. Now here what we see, A and B entails A or B. So what we mean to say, for every model in which A and B is true. So this is we just have one model, this one model for which A and B is true, and it makes it in when for that case A or B is also true. So therefore we say A and B, it entails A or B. But if we see the converse part, in the converse part, what we say is A or B is true for these three models, while for this particular model it is false, and this particular this is false. So we say this A or B does not entails A and B. So this is how we define the entailment procedure.